हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जय हिंद। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं CUET के लिए फिजिक्स जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट लिया होगा उनके लिए एक बेहतरीन सेशन के साथ आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशन लाइनों से। थोड़ा डूबूंगा मगर थोड़ा थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा। ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। ए जिंदगी तू फिर देख मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आइए बस यही था। हाँ, मैं एक और बात बोलने वाला था कि आपने CUET का सिलेबस तो देख ही लिया होगा ना। तो इसमें क्या है ना कि आपका 12th वाला ही पोर्शन आएगा। 11th वाला पोर्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है इस बार। तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपको केवल 12th वाला ही पढ़ना है और जो होगा सही होगा यार। तो क्यों टेंशन लेना। ठीक है, तो आइए तो मैं शुरुआत करता हूँ आपके पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक से। देखिएगा, मैंने ये बहुत मेहनत से आपके लिए बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं और आपको आई होप अच्छे से समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़ मैं नहीं बताऊंगा आपको, जो आपको पहले से मालूम होगी कि चार्ज क्या है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ बताते जाऊंगा। चार्ज, आइए हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। क्या करते हैं, सुनिए, मैं चार्ज से पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में मैं बता देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रो वर्ड आ जाए तो तो समझना कि हम चार्ज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की। और यहाँ स्टैटिक आ जाए यानी कि रेस्ट, एट रेस्ट, यानी कि चार्ज रेस्ट पे है तो तो वो कि, तो वो कि क्या क्या शो करेगा, यानी कि वो क्या क्या फंक्शन शो करेगा। यानी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पे है तो क्या होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है बहुत, और आप अगर साथ दोगे तो और भी इंटरेस्टिंग बनेगा। ठीक है, तो पढ़िए। तो आइए आज तो हम शुरुआत करते हैं। चार्ज, चार्ज क्या है? चार्ज इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। क्या है? ये किसी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बी फ्रैंकलिन। किसने की थी? बी फ्रैंकलिन। बस आपको केवल समझना है, PDF में शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आपको केवल पेन कॉपी भी नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना, बस केवल समझना है। अच्छे से देखो, वीडियो को पूरी देख के जाना। ठीक है, बहुत कथा कम से कम 20 मिनट की बनेगी, 20-22 मिनट की, ज़्यादा नहीं है, और बहुत मज़ा आने वाला। ठीक है, देखिएगा स्टार्ट से। तो आपको मालूम ही होगा SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की, कूलाम। ठीक है, और ये आई कहाँ से? Q इक्वल्स टू IT, तो एम्पियर सेकंड। ठीक है ये। हाँ, लेकिन अब जो मेन बात है, अब मैं बता रहा हूँ पहले ही, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इसको यहाँ इस वाले पेन में आपको, सॉरी इससे नहीं, रेड पेन से डबल क्लिक कर दिया करूँगा। ठीक है, आप ये ध्यान कर लिया करिए। आगे से मैं PDF में भी मैं अलग से बना लिया करूँगा ये वाला। ठीक है, ये क्या था? ये BHU में जब CUT से पहले बायोलॉजी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता था। यानी कि जो BSc बायोलॉजी में मतलब जो BSc होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब, तो उस पेपर में आपकी PCB आती थी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो उसमें फिजिक्स वाला पोर्शन था। तो उसमें एक ईयर में ये क्वेश्चन आया था कि 1 स्टेट कूलाम इक्वल्स टू क्या होता है। यानी कि 1 स्टेट कूलाम इक्वल्स टू क्या होता है। तो पहली बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये स्टेट कूलाम क्या है। ये स्टेट कूलाम है, ये चार्ज की CGS यूनिट है। ये चार्ज की CGS यूनिट है। ठीक है, SI यूनिट कूलाम। तो 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁻⁴
9 ESU, यानी कि स्टेट कूलम, यानी कि स्टेट कूलम और ESU हम दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ठीक है। अब तो आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ले लिए। अगर आपके पेपर में ये आया हो, अब की बार अगर ये आ जाए तो ठीक है। तो मैंने लिया है लार्जेस्ट यूनिट क्या है। लार्जेस्ट यूनिट है फेराडे। ध्यान रखना, चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट फेराडे। 1 फेराडे इक्वल्स टू 96,500 कूलम, यानी कि 96500 कूलम। स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रैंकलिन, यानी कि ये चार्ज की खोज किसने की थी, फ्रैंकलिन ने। क्या है, ESU, यानी कि यही स्टेट कूलम, यानी कि यो CGS यूनिट है। क्या है, अब एक बार आप अंतर अंदर बोलिए, CGS यूनिट स्टेट कूलम, क्या वैल्यू, 1 कूलम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ ESU, यानी कि स्टेट कूलम। ठीक है, क्लियर एंड क्रिस्टल एंड क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। कूलाम्स लॉ पे देखो, कूलाम्स लॉ हमने क्लास 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा था। हाँ, आई थिंक क्लास 10th में, 11th में भी नहीं, 11th में नहीं था, 12th में था, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ है यार, आपको पहले से मालूम होगी, ठीक है। कि क्या था कि दो चार्ज थे, एक Q1 था एक Q2 था, इनके बीच में सेपरेशन थी। तो F, तो पहला पॉइंट क्या था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2। एंड सेकंड पॉइंट क्या था, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम, यानी कि जो उनके बीच में जो सेपरेशन है इसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बात क्लियर। मैंने यहाँ ग्राफ भी बना के दिखा दिया है कि F और R के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा इन दोनों के बीच में, F और R के बीच में। क्लियर। फिर हमने क्या कहा था, हमने ये दो इक्वेशन थी ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r²। हमने इनको एक जगह लिख लिया, ठीक है, लिख लिया जी, सही बात, क्लियर। अब इसके जो इसका जो साइन है ना, किसका साइन, ये साइन है ये साइन होता है प्रोपोर्शनल का। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने एक काम किया था। हमने काम क्या किया, हमने ये किया कि हमने एक कांस्टेंट लगा दिया के। ध्यान रखना, जब भी इस साइन को हटाते हैं, यानी कि हम साइन को हटाएंगे, ये क्या है, ये है, मैं लिख देता हूँ इस जगह, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। बस, हाँ यार बहुत टाइम लगेगा इसको लिखने में, क्योंकि मेरे पास वो नहीं ना, डिजिटल पेन नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। वो कांस्टेंट के है, क्या है, कैपिटल के, क्या है, कैपिटल के। देखो दिख रहा होगा अच्छे से, ये दिख गया, ठीक है, दिख गया, हाँ ये पढ़ा हूँ सही। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है K = 1/4πε_m। क्या होती है, एप्सिलॉन m। अब इस एप्सिलॉन m की क्या है, एप्सिलॉन m क्या है, एप्सिलॉन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। अब ये क्या होती है सर, ये बहुत आसान चीज़ है, समझना इसको अच्छे से। क्या होती है, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट रखती है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि कोई ये सबस्टेंस रखती है, जहाँ कोई मटेरियल रखती है, ठीक है। आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं क्या बताने वाला, मैं बता रहा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सबस्टेंस की एबिलिटी बोले तो क्षमता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की क्षमता, यानी कि इलेक्ट्रिक सबस्टेंस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने की क्षमता इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको हम परमिटिविटी ऑफ दैट सबस्टेंस बोल सकते हैं, यानी कि एप्सिलॉन m बोल सकते हैं, ठीक है। F = 1/4πε Q1 Q2/r², ये है पूरा आपका फोर्स वाला, यानी कि दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगेगा कूलम्ब्स लॉ के अनुसार, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब मैं बताऊंगा धीरे धीरे, अब आप मेरे साथ थोड़ा फोकस करिएगा, बस केवल 5 मिनट बाद फिर से कुछ ना कुछ
अच्छी चीज बता के जाऊंगा। जो ये एप्सिलॉन है ना, ये क्या है, ये एक एप्सिलॉन है, क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ सबस्टेंस। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑफ अ सबस्टेंस या मटेरियल, जो भी बोलना तुम लोग। इसकी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट, से हम इसको डिनोट करते हैं। ये क्या होती है, ये एम मतलब मीडियम, एप्सिलॉन, ये क्या एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, ये किसी मीडियम की है, लेकिन इसमें कोई मीडियम नहीं, इसमें केवल वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, एयर है। क्या है, वैक्यूम, फ्री स्पेयर, वैक्यूम, एयर एंड फ्री स्पेस। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अगली चीज आइएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और नहीं, और हम क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, और नहीं तो फिर स्मॉल के से। ध्यान रखना, ये कैपिटल के था, ये वाला स्मॉल के है। ठीक है, स्मॉल के, स्मॉल के। ठीक, अब क्या होता है, ये क्या होती है, ये होती है फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में किसी मटेरियल या मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, क्या, फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में किसी मटेरियल या मीडियम की परमिटिविटी। देखिए फॉर्मूला क्लियर है यहाँ से। तो आइएगा, तो देखिएगा, एप्सिलॉन आर या फिर के इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम इधर हम क्या यूज कर रहे थे, एप्सिलॉन एम। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम को हम लिख सकते हैं इधर से, एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू, 1 सेकेंड, एप्सिलॉन एम इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट। ओके, 1 सेकेंड, हाँ चलिए, के एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर, स्टूडेंट क्लियर, ओके सर, के इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। अब हम जब भी, अब हम आगे से हम एप्सिलॉन एम नहीं लिखेंगे, आगे से हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और नहीं तो के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने एप्सिलॉन, अब एप्सिलॉन आर और नहीं तो के की वैल्यू, मतलब के की वैल्यू फॉर वाटर के लिए क्या होती है, 81। ध्यान करिएगा, क्वेश्चन आ गया था एक बार, मैं बताऊंगा, पर आप ध्यान करिएगा, क्वेश्चन आ गया था इसी पे, कि जब दो चार्ज वाटर में रखे हों, क्या, जब दो चार्ज वाटर में रखे हों और जब वही सेम दो चार्ज एयर में हों, तो इनके बीच में फोर्स, मतलब इनके बीच के फोर्स का रेशियो पूछ लिया था, कुछ ऐसे था। तो भाई देखो, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला तो सारा चीज सेम रहेगा भाई, पानी में भी वही दूरी रहेगी और पानी में भी वही चार्ज रहेगा, ऐसे ही एयर में भी वही दूरी रहेगी, एंड वही वही चार्ज रहेगा। ठीक है, जैसे समझ लो कि ये आर है, ये वाटर के लिए फिक्स है, एयर के लिए फिक्स है, ऐसे Q1 Q2 ये दोनों फिक्स है। तो ये आर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो मैंने गोला किया ना, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। तो अब हम रेशियो किसके बेसिस पे निकालेंगे, हम निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि हमको के की वैल्यू पता, अब हम ये वैल्यू कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे इधर, कहाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब के एयर के लिए 1 रहती है, वाटर के लिए 81 रहती है, तो आसानी हो गई ना फिर हमको रेशियो निकालने में। क्लियर, ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, और ये मतलब मैंने बता दिया, एयर या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए 1, वाटर के लिए 81 एंड मेटल के लिए इनफाइनाइट। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी। हाँ, यहाँ मेरे को एक चीज़ और बतानी थी। हाँ देखो, देखो ये लिख दिया ना पूरा फॉर्मूला, ये लिख दिया, लिख दिया दार, ये दार, 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 ये ये ध्यान कर लेना, ये नोट कर लेना फॉर्मूला।
आपको पहले से मालूम होगा आई होप। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया था एक बार एएमयू में, शायद 2014 या 2016 का था, आई थिंक 2016 का था, 2016 में था डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन। भाई अब आपके पास इतना तो टाइम है नहीं कि आप वहाँ जाके मतलब ये लगाओ कि एम है, वो लगाओ पूरा एल टी वाच करके बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसलिए सीधा सीधा मैंने इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक है कि इसकी जो डायमेंशन होती है ना, वो क्या होती है, माल्ट। क्या होती है, माल्ट। याद कर लो, MALT, माल्ट याद हो गया। अब M1A2L3T4, ठीक है। अब जो ई बने ना, उनके आगे माइनस लगा दो, -2 -4, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या था, माल्ट होता है ना MALT, यानी कि M की क्या होगी 1, A की -2, L की 3, T की -4। क्लियर ना, माल्ट E1 के आगे माइनस लगा दो। क्लियर सर, क्लियर। आगे बढ़िए। हाँ, एक और चीज बताने वाला था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। इसका ये ऐसा ही है। और सीजीएस में वन वैल्यू होती है इसकी, सीजीएस में 1 डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टेट कूलम स्क्वायर। ठीक है, सीजीएस में ध्यान कर लेना। क्लियर। ये आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, अब बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, कंपेयर बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, कंपैरिजन बिटवीन द ग्रेविटेशन फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैंने यहाँ एक ही मैंने वो बना लिया है, डायग्राम बना लिया है। अब देखिएगा डायग्राम में मैंने यहाँ ले लिया है कि एक कोई चार्ज है और एक कोई चार्ज Q2 है। इसका ये Q1 है, ये Q2 है, और इसका मास M1 है, इसका मास M2 है। ये सेपरेशन R। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कूलॉम फोर्स जो है। ठीक है, हमने पढ़ लिया F E = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैं ले रहा हूँ K = 1 यानी कि एयर में है। ठीक है, एयर। और ग्रेविटेशन फोर्स हमने 11th में पढ़ा होगा, F = G(m1m2) अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़िए सर। अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। आया तो हमेशा अगर आ भी जाए तो भी तुम कहीं रुको ना। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो, FE/FG, यानी कि जब भी हम रिलेशन की बात करें ना, देखना अधिकतर केसेस में जब भी हम मैथ में या फिजिक्स में रिलेशन की बात करें तो रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं, रेशियो ले लो और फिर उसके बीच में वो निकाल दो कि इसके बीच में ये दोनों आपस में कैसे लिंक है। ठीक है, बस आसान चीज़ है। तो ऐसे ही हमने इस जगह किया। इस जगह हमने क्या लिया, हमने FE/FG का रेशियो ले लिया। क्लियर। तो ये हमको मालूम था कि 1/4πε0 की वैल्यू SI में कितनी होती है, 9 × 10⁹ हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मालूम थी 6.67 × 10⁻11। ये हमने सॉल्व कर लिया। और ये हमने Q1 Q2, और ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, ये आपको मालूम होगी, ये आप कर ही लोगे धीरे धीरे। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख दी मैंने 1.35 × 10⁻20 Q1 Q2 अपॉन M1 M2। ठीक है, अब समझ लो, अब ये तो हो गया आपका बेस, समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि जब क्वेश्चन क्या बनेगा, मैंने लिखा केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, 3 केस लगे, ध्यान से सुनिएगा। केस 1 में मैंने लिखा है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, तब कंपेयर करिए, मतलब
उन मतलब उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि हमको ये बताइए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हेन अ इलेक्ट्रॉन, मतलब व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। ठीक है, बोल देंगे तुमसे कुछ। तो इनके बीच में रिलेशन डायरेक्ट याद करिए। वैसे मैंने यहाँ पीडीएफ में भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, मैंने पूरा हल किया है। ठीक है, यहाँ आपको Q1 की वैल्यू लगानी है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁻19। अब ये भी सेम है। अगर ये होता 6e, क्या होता, ये होता 6e, तो मैं लगाता 6 इंटू में और कर देता ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ऐसे ही M1 में करता। ठीक है, क्लियर। आइए, तो जब भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात होगी, वो सॉरी, वो गलती से प्रेस हो गया ना। जब भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो उनके बीच में 10⁻43 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, सॉरी, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कितना होगा, 10⁻36, एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के 10⁻39। क्लियर। आप पीडीएफ में देख लीजिएगा और देखिए अच्छे से। क्लियर है, क्लियर। देखो भाई, ये अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो, बाकी आपकी मर्जी भाई। अगली बात है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। है, क्या पढ़ रहे हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपको पहले मालूम होगा कि, सॉरी, इट इज द प्रिंसिपल it is the principle that the charge of any object is in an integral multiple of elementary charge, यानी कि q इक्वल्स टू एन, या मालूम होगा आपको, या आपने 12th में ही पढ़ा होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैं कह रहा हूँ कि आप केवल 30 दिन में, या 30 नहीं, आप कम से कम 50 डेज मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। आपका CUET इतना बढ़िया से जाएगा ना, बढ़िया से जाएगा। मैं इधर फिजिक्स का भी डालूंगा, मैथ का भी डालूंगा। ठीक है, मैं फिजिक्स का भी डालूंगा, मैथ का भी डालूंगा, और दोनों की दोनों आप देखना सेशन कितने बेहतरीन होने वाले हैं। ठीक है, और पीडीएफ आपको हैंड टू हैंड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, हाँ, आइएगा। तो देखिए, हमने ये पहले पढ़ा क्यू कस टू एन ई। तो एन क्या है, एन एक इंटीजर है, इंटीजर यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, यानी कि 0 1 -1 -2 -3। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज और पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं, नॉट पॉसिबल। क्यू कस टू एन, ये यानी कि हम लिख सकते हैं 0 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन ये आपको मालूम होगी, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। अब क्वेश्चन ये लिख दिया है मैंने इधर, क्वेश्चन ये लिख दिया मैंने इधर, कैन 10⁻⁻18 कूलाम चार्ज बी गिवन टू अ बॉडी, किसी बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं क्या। तो चार्ज क्या है, क्यू इक्वल्स टू कितना दिया आपको, 8 इंटू 10⁻18। ठीक है, और मैंने बताया था आपको क्यू कस टू एन ई के फॉर्म में होगा, क्यू कस टू एन ई के। अगर एन एक इंटीजर पाया जाता है तो हम कह देंगे कि हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अगर ये किसी फ्रैक्शन या फिर पॉइंट की वैल्यूज में आता है तो हम कह देंगे नहीं दे सकते। तो यहाँ मैंने सॉल्व किया है, आसानी से एन की वैल्यू निकाली। ई की वैल्यू क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये मैंने सॉल्व करके यहाँ एन की वैल्यू 50 है, ये बोल सकते हैं यस। क्या कर सकते हैं, यस 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 दे सकते हैं। क्लियर, 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 क्लियर। सेकंड, अब ये आपको मालूम होगी व्हाट इज द
लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए होता है और बोथ चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? कूलम्ब्स लॉ भाई देखो, ये दो चार्ज है, अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं होगा तो हमको सेपरेशन लेने के बीच में, तो इनके बीच में सेपरेशन में भी प्रॉब्लम होगी भाई। भाई हम, ठीक है, ये इतने बड़े ही होंगे, ठीक है, अगर ये रेस्ट पे नहीं होंगे, अगर ये मूव कर रहा है, ये इधर जा रहा है, तो हम ये आर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कूलम्ब्स लॉ नहीं डिवाइड। तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड, यानी कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड वैलिड जब ही होगा जब पॉइंट चार्ज होगा और वो रेस्ट पे होंगे। हाँ, इधर ना एक चीज़ ऐड करनी थी आपको। क्या थी? वो लिखनी थी कि ओनली फॉर पॉइंट चार्ज एंड बोथ चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट। सही है। कूलम्ब्स लॉ क्या है? सुपरपोजिशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या करेंगे? सुपरपोजिशन। यानी कि क्या हुआ? यानी कि ये मान लो ये आपकी ये एक्स वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स वाई, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और नहीं तो जी हम कोई भी एक्सिस मान सकते हैं। यहाँ एक फोर्स जा रहा है, F1 इस साइड लग रहा है, F2 इस साइड, F3 इस साइड, F4 इस साइड, Fn इस साइड, यानी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं Fn मल्टीपल टाइम्स। तो इनका वेक्टर सम होता है सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है। अगली चीज भाई देखो, मैं इनको इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, हम BHU, ठीक है, AMU एंड जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, जो भी होता है, जैसे कि जामिया का होता है, एक JMI का, ठीक है, इनके क्वेश्चन पेपर से इनके PYQs क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, PYQs क्वेश्चन लेंगे इसी चैप्टर के। अब देखना बहुत अच्छा सेशन हो, मतलब वो होगा। हम हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। देखो, अब ये वाली चीज़ ये इतनी आसान है कि आपने ये पहले से ही आती हैं, तो मैंने क्या बताऊँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने को जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ कि आप में बोले ना, बट मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा, बार बार कह रहा हूँ, टेंशन ना ले लीजिएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं वेक्टर कॉन्सेप्ट। हाँ, ये कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट ये ध्यान से पढ़ना। कॉन्सेप्ट है, आता है आपको, लेकिन शॉर्ट ट्रिक है, या आप ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिक का काम कर सकते हैं। यानी कि ये मान लो कि ये दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, तो आपको ये इधर नहीं, मैं इधर बता दूँ। ये मान लो ये कोई वेक्टर बी है, ये कोई वेक्टर ए है, इनके बीच में एंगल है थीटा। ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये वेक्टर है, ध्यान रखना, मैं वेक्टर लगा दूंगा इन। अब आपको मालूम है जब इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो इनका रिजल्टेंट ठीक इस एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया। तो इसके रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने पहले से ही पढ़ रखा है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, 2ab cos थीटा, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला याद कर लेना जिसको भी याद नहीं हो। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर इन दोनों के मॉडुलस बराबर है, यानी कि मान लो, यानी कि आप ये मानो, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल ले लिया, इधर ले लिया, हाँ, कि मान लो कि एक एक फोर्स है F1, एक F2, यानी कि F1 और F2 डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन क्या मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ इधर ही कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, तो आइएगा देखिए। देन तो हम क्या करेंगे, तो हम ए और बी इक्वल है ना मैग्नीट्यूड में, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के 2a कोस थीटा। अब हमने ये कॉमन ले लिया, मतलब 2a स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 1 प्लस कोस थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन निकला, तो आपका यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला, ये आपको आता होगा, ये क्लास 12th में पढ़ा होगा, देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं तुरंत अगले ही दिन
उसको पहले सॉल्व करूंगा, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम आए बता देना, ठीक है। आर इक्वल्स टू आया 2a cos थीटा बाई 2, ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला बन गया। देखिए अब मैं इसको देखिए कहाँ कहाँ यूज करता हूँ, देखिए बहुत आसानी से निकलेगा। देखने क्या आएगा, आर इक्वल्स टू 2a cos थीटा। अब देखने देखने क्वेश्चन कहाँ आया था, क्वेश्चन मैंने ले लिया कि दो फोर्स हैं, एक है 100 का 100 न्यूटन वाला, इनके मैग्नीट्यूड सेम है और ये 60 डिग्री एंगल पर लग रहे हैं। तो आर इक्वल टू में क्या होता है 2a यानी कि 2f cos थीटा बाई cos 60/2, ये आएगा आपका रिजल्टेंट सीधे सीधे, ठीक है। अब ये कहाँ लगता है, देखो ये यहाँ भी लग रहा है, देखो कैसे यहाँ ये ऐसे लग रहा है। ये मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक एक मतलब इसकी एक वर्ड ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। ए पे है 2 माइक्रो कूलम का चार्ज, बी पे 2 माइक्रो कूलम का, सी पे 3 माइक्रो कूलम का। ध्यान से समझना क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइड्स भी इक्वल होंगी, एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। साइड्स हैं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, एंगल 60 60 60, तीनों एंगल 60 के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एफ नेट बताइए एट सी, मतलब किसी एक वर्टेक्स पर एफ नेट क्या होगा। तो आप समझिएगा दोस्तों, इसने पूछा सी पर। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए एक फोर्स लगेगा ए के द्वारा इस डायरेक्शन में, एक लगेगा बी के द्वारा इस डायरेक्शन में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बी के द्वारा ये लगा, ये ए के द्वारा ये लगा, ठीक है। जो बी के द्वारा वो लगा, मैंने इसको बोल दिया एफ बी सी, यानी कि बी के द्वारा सी पर लगने वाला फोर्स। ये कितना आया, ये आया एफ, पहले मैं एफ ए सी निकाल लूँ ना, वही बात है। एफ ए सी निकाल लेता हूँ पहले। एफ ए सी मैंने निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये सीधा सीधा फॉर्मूला किधर है, ये फॉर्मूला दे दो इधर 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 इधर। देखो देखो ये रहा, ये लिख रहा है ना एफ कस्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 माइनस का, ये और के मैंने वाले या कौन मतलब के कस्ट 1, क्योंकि मैं ईयर में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो सीधा वो फॉर्मूला लगाया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने लगा दी 9 इंटू 10⁻9 इंटू में ये दोनों चार्ज माइक्रो कूलाम में, ध्यान रखना माइक्रो कूलाम में है ये वाले, ठीक है। ये वाले ये तीनों चार्ज माइक्रो कूलाम में है। अब मैंने कहा एफ ए सी निकालना हो तो एक है 2 माइक्रो कूलाम, एक है 3 माइक्रो कूलाम। अब मैं इनका इंटू करूंगा Q1 Q2, तो बनेगा आपका 6 इंटू 10⁻12 कूलाम, ठीक है। क्योंकि एक माइक्रो कूलाम इक्वल टू होता है, एक माइक्रो कूलम को 10⁻⁻6 कूलाम के अंदर 10⁻⁻6 कूलाम, 10 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। बात क्लियर इधर। तो आपका एफ ए सी ये आ गया, मतलब फाइंड आउट करके, और इनके बीच में सेपरेशन थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं लिखूँ 0.1 लिख सकता हूँ, नहीं लिखता। 10 सेंटीमीटर को 0.1 में लिख सकता हूँ मीटर, तो अब इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सॉल्व होके आया 5.4 न्यूटन। ऐसे ही एफ बी सी का क्यों आएगा, क्योंकि ये भी 2 माइक्रो कूलम है, ये 3 माइक्रो, ऐसे ए मतलब ए वाले में क्या था, ये 2 माइक्रो कूलम था, ये 3 माइक्रो कूलम था। तो ऐसे ही बी वाले में है, ऐसे ही बी वाले में है, ठीक है। ऐसे ही बी वाले में 2 माइक्रो कूलम एंड 3 माइक्रो कूलम, तो उसका भी सेम आएगा। जब एफ ये वाला सेम है, ये वाला सेम है, यानी कि दो फोर्स सेम मिल गए, इनके बीच में एंगल, हेलो सुनिएगा, इनके बीच में एंगल क्या मिल गया मुझे, 60 डिग्री। तो फॉर्मूला सीधा मैंने बताया था आपको, जो वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, 2f cos 60/2। वैल्यू लगा दीजिए, आसानी से क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हम्म
एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ, ये वाला कॉन्सेप्ट है EMU 2016 का। मैंने वो देखा था, पेपर देखा था, ठीक है। तो ये उसका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। अब समझिएगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है भाई। हाँ, आइएगा इधर देखिए प्लीज, एक मिनट और दे दीजिए अपना कीमती समय, सॉरी, माफ करिएगा। हाँ, if three same magnitude vectors are at 120 degree with each other, then the resultant vector will be 0। ये क्या बात बोला, समझो। बात कुछ नहीं है, बात केवल इतनी सी है कि ये तीन है, यानी कि तीन सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर अगर एक दूसरे पर 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी 120 ईचदार, 120 ये है, 120 ये है, ठीक है। सेम मैग्नीट्यूड है, यानी कि एफ वेक्टर ये है, एफ वेक्टर ये है, ये एफ वेक्टर ये है, ठीक है। क्या है, एफ वेक्टर ये है, एफ वेक्टर ये, ठीक है। अब बात क्लियर है ये। अब ये वाला डायग्राम मैंने इधर आपके ये बना रखा है, ठीक है, ये बना रखा है, तो आप पढ़िएगा इधर देखिए। अब ये जीरो कैसा है देखिए, मैं ये मान लेता हूँ कि ये दो है, इधर दो, ठीक है। ये F1 यानी कि ये 1 मान लेता हूँ, ये 2 मान लेता हूँ। इनका सेम क्या है, सेम मैग्नीट्यूड है, और क्या है, इनके बीच में एंगल दिया 120 का, तो वही वाला फॉर्मूला 2F cos थीटा बाई 2, 2F cos 120 डिग्री बाई 2। अब समझिएगा, 2F cos 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 करूँगा इंटू में, मैं इसको हटा के cos 60 को, मतलब cos 60 को हटा के जब 1/2 करूँगा, तो आपका आंसर आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ ही आ जाएगा, यानी कि एफ वेक्टर इक्वल्स टू एफ ही आ जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। एफ ये आ गया, और ये क्या, ये मैंने किया क्या होता है, ये बिल्कुल ये जो ये तीसरा वेक्टर है, ये इसी की डायरेक्शन में निकला भजीता। जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 हो, क्या, जब दो एंगलों के बीच में मतलब एंगल 180 में, मैंने क्या बताया था पहले ही कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है, ये इसको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये 120 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो क्या ये 180, यानी कि ये एक लाइन में आ गई। एक वेक्टर इधर से लग रहा है, एक वेक्टर इधर से लग रहा है भाई, ठीक है, एक वेक्टर इधर से, और सेम मैग्नीट्यूड है। एंगल कितना, 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री। सेम वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट को फोर्स कितना आएगा, यानी कि 0। कितना आएगा, 0। सीधी बात क्या है, एक बार और समझ लो, यहाँ से अपने आप समझने की आप कोशिश करो एक बार, कि 120 डिग्री पे ईच अदर तीन वेक्टर हैं मेरे पास, 120 डिग्री पे इंक्लाइंड हैं तीनों आपस में, तो रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा। क्यों होगा, मैं किसी भी दो को सॉल्व कर लूँ, यानी कि मैं किसी भी दो को सॉल्व कर लूँ, मैंने ये सॉल्व कर लिया कि ये मान लिया मैंने 1, या फिर ये मान लिया 2, आप कोई से लेको, आप ये वाला ले लो, तो ये जी, ये आ जाएगा जी आपका एफ रिजल्टेंट, फिर भी 180 डिग्री, ठीक है। अब खुद से एक बार ट्राई करोगे, मजा आएगा। अब ये क्वेश्चन आ लिया है BHU में, इसी पे रिलेटेड, ठीक है, सॉरी AMU में 2016 में क्वेश्चन था, फाइंड द नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज क्यू प्लेस एट सेंटर, यानी कि ये कोई ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सेंट्रोल पे कोई इसके मैं बताता हूँ, हाँ, ये कोई रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है, इसके सेंट्रोल पे कोई चार्ज क्यू है, कोई चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड है, और यहाँ वर्टिसेज पे क्यू क्यू है, ठीक है। तो इसके सेंट्रोइड पे
कितना मतलब, तो इसके सेंटर पे हमको होता है ना नेट फोर्स बताना। मैं बता रहा हूँ देखो, इस वाले की वजह से इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ये आ रहा है F1, ठीक है, इस वाले की वजह से ये जाएगा इधर F2, देखो ये जा रहा है 2, ठीक है। आप केवल आप एक ध्यान रखिए इधर, और देखो तो आप ध्यान रखिए इधर भी और इधर भी दोनों, ठीक है, ठीक है, कर देता हाँ। अब इस वाले की तरफ जाएगा इधर से 3, ठीक है। आपको ये एंगल वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा पहले। इधर देखिए मैंने ये जूम कर लिया काफ़ी, हाँ इतना जूम सही है। देखिए ये एंगल 60 था, जब ये दोनों के बीच में जाएगा तो ये, तो इसको ये बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा तो बन जाएगा 30 डिग्री है, ऐसी 30 डिग्री है, तो ये उन्हें 60 डिग्री, और ये जगह 120 डिग्री, ऐसे ही वो 120 डिग्री, ऐसे ही वो सॉरी। हम्म, सही है ना, हाँ ऐसे ये वाला भी ये बन जाएगा 120, ये 120, ये 120, ये 120। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एफ ये इसको ये इस 120 को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये 60 बन जाएगा, फिर ये इसको बाइसेक्ट करेगा, देखिए आप इसको साफ समझिए, यानी कि ये क्या करेगा, ये 60 बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, मतलब कि ये ये ऊपर वाला ये वाला ये है ये 120 बन जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली ये वाला 120 बन जाएगा, ये वाला 100, कॉन्सेप्ट वही वाला लगेगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो आ जाएगा। एक बार खुद से समझने की कोशिश करिएगा तो सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान ज़्यादा ही। अब ध्यान रखिएगा, एक रिमेंबर एक पॉइंट मैंने लिख दिया है, सभी रेगुलर पॉलीगॉन के सेंट्रोइड पर रखा चार्ज क्यू पर उसके वर्टिसेस के चार्जेस के द्वारा लगाया गया नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन, केवल रेगुलर पॉलीगॉन बोला, रेगुलर यानी कि कोई स्क्वायर हो, कोई रेक्टेंगल हो, कोई कोई ट्रायंगल हो, ठीक है, उसके वर्टिसेस पे जो चार्ज हैं वो रखे हों, और एक चार्ज उसके सेंट्रोइड पे हो, तो सभी के द्वारा फोर्स लगाया गया है फोर्स, यानी कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आज के लिए बस ये यहीं तक, ठीक है, आज हम लोग कहेंगे ये यहीं, और कल से फिर हम शुरुआत करेंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन आगे का आपका वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरुआत करेंगे, ठीक है, और मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। और हाँ एक चीज़ और, देखो अगर आपको कुछ भी ये लगे कि सर आपको ये और चीज़ और अच्छा हो सकता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं क्या और बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, नोट्स के बारे में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास ज़रूर शेयर करें, ज़रूर, क्योंकि जब आप किसी का भला सोचते हो तो वो भी आपका भला सोचता है, तो ऊपर वाला भी भगवान भी आपका भला करेगा, ज़रूर करेगा यार। तो ओके, अच्छे से पढ़िए, CUCT भी होगा क्लियर, सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।